ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। बिना किसी सहारे के केवल मात्र अपनी शिक्षा और विद्या के दम पर वो योग्यता अर्जित की कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में जाकर के वो पढ़े, और केवल पढ़े नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के तौर पर ख्याति प्राप्त की, और उसी योग्यता और शिक्षा के बल पर वो स्वतंत्रता के आंदोलन में भी शामिल हुए और समाज सुधार के आंदोलन के अग्रणी के तौर पर उन्होंने नेतृत्व किया। और वहीं भारत के संविधान के निर्माण करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भारत के संविधान के एक एक शब्द को उन्होंने अपनी कलम से लिखने का कार्य किया। भारत के संविधान को लिखने का कार्य उनको किसी रिजर्वेशन के आधार पर नहीं मिला था, वह उनकी योग्यता के कारण उनको दिया गया था। उनकी शिक्षा की, उनकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष के संविधान निर्माता नहीं, एक प्रकार से भाग्य निर्माता की भूमिका के अंदर वो आए, क्योंकि संविधान से आने वाले समय में देश की व्यवस्थाओं को चलना है। ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए, नमन करते हुए एक ही संदेश उनके जीवन से है कि जो भी कोई कमजोर वर्ग में पैदा हुआ, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, हर इंसान को बाबा साहब का जीवन प्रेरणा देता है कि शिक्षा के दम पर, विद्या के दम पर, अपनी मेहनत के बल पर, बिना किसी सहारे के वह दुनिया की कोई भी, किसी भी ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। इस संदेश के साथ मुझे खुशी है कि आज भारतवर्ष का नेतृत्व एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में है। बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम, अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने का काम पिछले 9 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस प्रकार से किया है, गरीब के कल्याण की योजनाएं जिस प्रकार से बनाई हैं, कितनी ही तकलीफें आई हों, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब को असहाय नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की कोविड के काल से अभी तक मिलने वाली सुविधा हो, चाहे वो हर घर में शौचालय की व्यवस्था करना हो, चाहे वो हर घर में चूल्हे के धुएं से मुक्त करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, हर ढाणी टोड़ा मजरा तक बिजली की सुचारू व्यवस्था पहुंचाने का संकल्प हो, हर घर में नल से जल पहुंचे इस बात का संकल्प हो, ये तमाम, चाहे वो देश का आदिवासी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महिलाएं हों, हर वर्ग के कल्याण के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार से योजना बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है, हमें आज इस बात का खुशी है आज के दिन कि निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, देश के गरीब का कल्याण होगा, देश से गरीबी मिटेगी और देश दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होकर के, और जैसा कि अमृत काल प्रारंभ हुआ है 2047 में, जब भारत की तत्कालीन पीढ़ी जब 100वां वर्ष, हमारी शताब्दी वर्ष मनाएगी, तो 2047 में मोदी जी ने स्वप्न लिया है, संकल्प किया है कि वह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं, एक विकसित राष्ट्र के तौर पर वह अपनी शताब्दी मनाने का काम करेगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश अंदर से ही मजबूती नहीं, पूरी दुनिया में आज एक आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत आर्थिक ताकत के तौर पर उभरा है और दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। वहीं
चैनलों से कि विपक्ष के नेता आदतन झूठ बोलते हैं, तो कृपया करके उनकी झूठ का पर्दाफाश करें। विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार हर एक विषय पर, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि फैक्ट्स को सामने रखें। विपक्ष का कर्तव्य और अधिकार है कि वो इन फैक्ट्स में अगर कमी है तो उसको उजागर करके उस पर चर्चा करें। पिछले 9 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में विपक्ष ने कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। अपनी विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, एक भी मुद्दा विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा हरियाणा में खड़ा नहीं कर पाया। एक भी गंभीर मुद्दा कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, वह कोई सरकार के सामने खड़ा नहीं कर पाए। और केवल मात्र यह उनके अध्ययन की कमी है या हरियाणा में कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा ही नहीं है कि जिसके कारण से वो अनर्गल कर्ज के विषय के ऊपर बयानबाजी करते हैं, जिस पर वो स्वयं जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश एक अच्छे वित्तीय स्थिति में है, अच्छे अर्थ प्रबंधन में है, या वो उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो जानकारी प्राप्त भी करना चाहते हैं तो विधानसभा में चर्चा करें और अपनी बातें रखें और सरकार को बाध्य करें कि वो सही बात सामने लाएं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हरियाणा प्रदेश की वित्त प्रबंधन की स्थिति मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी है। कोरोना के और किसान आंदोलन के कुप्रभाव के बाद भी हरियाणा प्रदेश मजबूती से अपनी वित्तीय स्थिति को और सुधारने में लगा हुआ है। जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो दावे करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है मनोहर सरकार ने, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई सड़क, कोई इस तरह से रेलवे लाइन की कोई इंच बढ़ाई हो, इस तरह का किया हो? उनको स्वयं में देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप लोग उनके झूठ का पर्दाफाश करें, क्योंकि आपने भी देखा है कि किस प्रकार से नई यूनिवर्सिटी, गुरुगांव यूनिवर्सिटी किसने बनाई है। जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नाम पर घोषणा की थी, कॉलेज में चल रही थी, उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया है। जीन यूनिवर्सिटी स्वयं के उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर बनाई थी, वो एक कॉलेज से भी छोटी बिल्डिंग थी। सैकड़ों करोड़ों रुपए लगाकर के उस यूनिवर्सिटी को वास्तव में एक विश्वविद्यालय का जो स्तर होना चाहिए वहां तक ले जाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज जींद के अंदर बन करके तैयार हो रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की वो घोषणा करके गए थे, उसको पूरा करके और उसको विस्तार दिया गया है। एक एम्स के नाम पर एक डिस्पेंसरी बाड़सा के अंदर बनाई थी, उसको पूरा, न केवल एम्स, एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा अस्पताल वह यहां बनाया जा रहा है झज्जर के अंदर। और इतने ही और मेडिकल कॉलेज और नई यूनिवर्सिटीज, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किस केस में बनी उनको दिखाई नहीं देती है। लोवास यूनिवर्सिटी उन्होंने HAU के अंदर केवल घोषणा की थी, उसका नया कैंपस पूरा बना करके और उसको यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जो अनेकों, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की आज योजना पर, मेडिकल कॉलेज की योजना साकार हो रही है, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ रही हैं। जहां तक रेलवे लाइन की बात है, वो तो आज उन बयान देते हैं कि हम तो रोहतक में मेट्रो ले आते। 10 साल आपकी सरकार थी, बहादुरगढ़ से आगे बढ़ नहीं पाए। और जो रोहतक की जो हांसी तक की रेलवे लाइन थी, उसके ऊपर भी काम हमारी सरकार ने आकर के किया। उसकी कंपनसेशन भी हमारी सरकार के समय में आकर के दिया गया था 2014 के बाद से। वो अपने समय के, जो उनके समय में किसानों को जो मुआवजे की घोषणा की थी फसल के नुकसान की, उन्होंने 7,500 रुपए के दर से अधिकतम मुआवजा कभी दिया था प्रति एकड़। पूरे 10 साल के अंदर 900 करोड़ रुपए भी नहीं दिए थे। उनके समय का जो 10,000 रुपए की घोषणा थी, उसका मुआवजा भी 2014 के बाद मनोहर लाल जी की सरकार के समय में वो मुआवजा दिया गया था। लगभग 3,000 करोड़ से अधिक, 3 से 3,500 करोड़ रुपए का मुआवजा शुरुआती 2.5 साल के अंदर ही दे दिया गया था, 2.5-3 साल में ही। वो 10 साल में 900 करोड़ रुपए नहीं दे पाए थे। उनके समय का 2014 से पहले खिलाड़ियों को भी 2 साल से उनकी जो प्रोत्साहन राशि थी, इनाम राशि थी, वो नहीं मिली थी। आप सबको स्मरण होगा, चंडीगढ़ के अंदर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करके लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2014 के कार्यकाल से पहले की देय राशि थी, वो मनोहर लाल जी की सरकार ने वो खिलाड़ियों को भी राशि, इनाम राशि, प्रोत्साहन राशि, ये केवल बयान देते हैं
और आदतन, अब तो मुझे विश्वास हो गया, आदतन झूठ बोलते हैं। वो समझते हैं कि जनता को कुछ मालूम नहीं है या कोई उनकी बात का जवाब नहीं देगा, तो उनकी गलतफहमी है। जनता भी उनकी सच्चाई को जानती है, उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। और सच्चाई यह है, 9 साल में एक भी मुद्दा उनके पास हरियाणा प्रदेश में सरकार के खिलाफ नहीं था। इसीलिए जो मुद्दा नहीं है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी कोई रुचि जनता के अंदर नहीं होती है। पंजाब में उनकी सरकार रही, 45% जीडीपी का वहां पर लोन है। सालों से पंजाब के कर्मचारियों को डीए भी उनका नहीं बढ़ रहा था, उनको डीए की किस्तें नहीं मिल रही थी, सैलरीज नहीं मिल रही थी। मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद एक विषय को सुधारते हुए हरियाणा को बेहतर वित्त प्रबंधन की स्थिति में ला करके खड़ा किया है। उनके गड्ढे भरने का काम किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अब गांव में जाने लग गए। अब इनको 8.5-9 साल के बाद गांव याद आए हैं और अब प्रदेश में जा रही है भाजपा, इसलिए मुख्यमंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है सर कि पिछले जो तमाम आपने जिन परियोजनाओं की बात की, वो कोई नई परियोजना शुरू की नहीं। हमारी जो परियोजना चली आ रही थी, जो हमने 10 साल में शुरू की थी, 9.5 साल में शुरू की थी, उन्हीं को सरकार ने पूरा किया है। बाकी कोई नई परियोजना नहीं है। लेकिन खासतौर पर ये कहना है सर कि सरकार जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अब लोगों के बीच जा रहे हैं। मैंने कितनी बातें गिनाई कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बनाई, उनको दिखाई नहीं देती है। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी उनको दिखाई नहीं देती है। उनको मेडिकल कॉलेजेस बन रहे दिखाई नहीं देते, इसलिए नहीं दिखाई देते, वो हरियाणा में घूमते ही नहीं है। वो दिल्ली बैठ करके अपने कांग्रेसी राष्ट्रीय नेतृत्व के सेवा में लगे रहते हैं। वो किलोई में ही 5 साल के बाद अब जा रहे हैं। अपनी विधानसभा में ही उनका कितनी बार जाना होता। आज तो सब कुछ सोशल मीडिया पे सबकी एक्टिविटी का सब रिकॉर्ड है। वहीं पर भी अगर वो बता दें ईमानदारी से कि वो कितने गांवों के अंदर पिछले 5 साल में 4 साल में गए हैं। मनोहर लाल जी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाले हैं। 24 घंटे हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित होकर के काम करते हैं। उनके समय में केवल सीएलयू घोटाले के अलावा उन्होंने हरियाणा प्रदेश को दिया क्या था? कैप्टन साहब, गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल उठते हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, आप किस तरह देखते हैं इस गठबंधन को और क्या ये कायम रहेगा? गठबंधन मजबूत है और गठबंधन इस विधानसभा के चुनाव के उपरांत उपजी हुई परिस्थितियों से गठबंधन किया गया। हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा दल मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। पार्टी के नाते से और नेता के नाते से दायित्व बनता था कि हरियाणा की जनता को एक स्थायी 5 साल की सरकार मिले। उस नाते से विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए ये गठबंधन किया और एक स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन की चलाया जा रहा है। और सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और ये पूरा अपना कार्यकाल मजबूती से ये गठबंधन पूरा करेगा। आगे ये गठबंधन रहना चाहिए। जिस तरह से वीरेंद्र सिंह भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि बीजेपी अब सक्षम है चुनाव लड़ने में अकेले। और मेरा इसमें ये एडिशनल है कि मजबूरी का गठबंधन आप इसको कहेंगे क्या? देखिए, स्वाभाविक है, विधानसभा में हम लोग आमने सामने अलग अलग चुनाव लड़े और 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। तो हरियाणा की जनता के हित में विवशता में इस गठबंधन को करना पड़ा और ये कार्यकाल में हमारी एक सीट बढ़ी जरूर है, 41 हो गए हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यही है, यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर के हमें स्वीकार करना है कि गठबंधन सहयोगी के साथ ही बहुमत के साथ सरकार को चलाना है और अच्छी सरकार चले, इसका अच्छा प्रयास माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। 2024 के अंदर क्या गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा? लोकसभा के विधानसभा में क्या कुछ रणनीति है? बहुमत जाना चाहिए तो उसके बाद गठबंधन रहेगा या भाजपा अगले सरकार बनाएगी?
2024 में हम होंगे, कौन नहीं होंगे, क्या होगा, अभी भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला कह रहे हैं कि 2024 में हमारा गठबंधन किसी से भी हो सकता है, तो किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? तो पहले यही इंडियन नेशनल लोकदल थी जो नेता कहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल पहुंचाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है और किसी से भी गठबंधन हम कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। अब वो कह रहे हैं कि हमारा डीएनए कांग्रेस से मिलता है लेकिन बीजेपी से नहीं मिलता। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश की राजनीति के सबसे वरिष्ठतम वयोवृद्ध नेता हैं और हरियाणा की राजनीति को उन्होंने बड़ी नज़दीकी से न केवल देखा है बल्कि उसको जिया है। और मैं समझता हूं कि उनके किसी भी बात को हल्के में लेने का कोई कारण नहीं है। वो अपने अनुभव के आधार पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि आज भाजपा का मुकाबला करना किसी एक दल के बलबूते की बात नहीं है। मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का और भाजपा के मजबूत संगठन का और प्रदेश की और देश की जनता के आशीर्वाद के कारण से आज संभव नहीं होगा कि कोई एक दल स्पष्ट बहुमत की कोई भाजपा का मुकाबला कर पाए। इस नाते से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा में घूम भी रहे हैं, घूम करके ये अनुभव भी कर लिया, आभास उनको हो गया है कि अकेले ना तो कांग्रेस के बस की बात है, ना इनेलो के बस की बात है, ना किसी और दल के बस की बात है। इसलिए ये सारे अब जिस प्रकार से मोदी जी ने देश की जनता को आह्वान किया है कि अब अतीत की गुलामी की संस्कृति को छोड़ दो, परिवारवाद की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दो, अब नई पीढ़ी अपने हाथ से अपनी किस्मत का फैसला करे। अब नई पीढ़ी किसी परिवार, किसी एक जात बिरादरी की, किसी एक वर्ग की, किसी एक क्षेत्रवाद की राजनीति की गुलामी नहीं करेगी। नई पीढ़ी अब स्वतंत्र होकर के स्वाभिमान के साथ में वह अपने भारत और अपने प्रदेश की किस्मत का फैसला लिखने का काम करेगी। इसलिए ये डर करके सारा भ्रष्ट और परिवारवादी तंत्र जो है वो इकट्ठा होने की बातें कर रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का भी बयान सुन रहा था कि चौधरी देवीलाल कांग्रेस में थे, अब वो सब एक दूसरे के प्रति उनका मोह जग रहा है। ये साफ संकेत करता है कि अपनी कमजोरियों को जान करके अपनी मजबूरियों को स्वीकार कर रहे हैं। आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली सोनीपत में कर रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उसके ऊपर कांग्रेस को आज के दिन एक बात जरूर करनी चाहिए, स्वर्गीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से माफी जरूर मांगनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास में अपने काले अध्याय उनके ऊपर कुछ पश्चाताप करना चाहती है तो उनको उन परिस्थितियों के लिए माफी मांगनी चाहिए जिनके कारण से बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी को देश के संविधान निर्माता के जन्मदिन के दिन उन बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने चुनी हुई सरकारों को कितनी बार असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त करने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी को आज संविधान निर्माता के जन्मदिन के दिन देश में अकारण केवल राजनीतिक एक परिवार के स्वार्थ के हेतु इमरजेंसी लगाने का जो पाप किया था उस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को देश की राजनीति के अंदर जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जबरदस्ती एक्सटेंशन करते चले जाना और लाखों कश्मीरी पंडितों को एक जीनोसाइड का शिकार होकर के, नरसंहार का शिकार होकर के पलायन करने को विवश हो जाना, उन परिस्थितियों के निर्माण के लिए माफी मांगनी चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 370 पहले क्यों नहीं समाप्त किया। कांग्रेस को देश में नक्सलवाद, आतंकवाद को जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी राजनीति के कारण से बढ़ावा दिया उस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। 70 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दे करके वोट लिए लेकिन गरीबी बढ़ती चली गई, इस बात के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देश से बाहर जाकर के देश को अपमानित करने का जो कुत्सित प्रयास है, कांग्रेस को उस बात के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के दिन उनकी आत्मा से माफी मांगनी चाहिए।
कैप्टन सर, एक सवाल मेरा है कि जिस तरह से दिग्विजय चौटाला लगातार बयान दे रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ भी जाना चाहते थे लेकिन हम बीजेपी के साथ गए, तो वो तो मतलब कांग्रेस के साथ भी जाना चाहते थे, बीजेपी के साथ भी आ गए, अब मौका प्रस्ती मानते हैं क्या आप इसको? उस दिनों में उन बातों में मेरी जानकारी नहीं थी, क्या क्या उनकी बातें हो रही थी, और अब वो आपस की बातें हैं उनकी, उन बातों में मेरा कोई टिप्पणी करना बनता नहीं। वो कह रहे हैं फोन रिकॉर्डिंग जारी कर देंगे, वो कह रहे हैं वो जारी कर देंगे, तो कैसे देखते हैं आपस की बयानबाजी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिग्विजय चौटाला? देखिए, दोनों जिस प्रकार का आपस की बातचीत है, उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं एक दूसरे के साथ में, और मैं नहीं समझता हूं कि गठबंधन धर्म मुझे इजाज़त देगा कि मैं अपने गठबंधन सहयोगी के पार्टी के किसी विषय पर कोई टिप्पणी करूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपने देखी चंडीगढ़ से, जहां पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना साकार हुई है, मेट्रो रेल सड़क परिवहन में सुधार किया गया है। गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा कि मजबूती से गठबंधन में काम हो रहा है, गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करेगा। वहीं ओपी चौटाला के बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अनुभव के आधार पर बयान दे रहे हैं चौटाला, अकेले बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं, बाबा साहिब से माफी मांगे कांग्रेस तो कांग्रेस देश की जनता से भी माफी मांगे, ये भी उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष के नेता झूठ बोलते हैं। कोविड के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का सपना साकार हुआ है, योजनाएं साकार हुई हैं, मेट्रो रेल सड़क परिवहन में सुधार किया गया है। तो गठबंधन को लेकर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि मजबूती से गठबंधन में काम हो रहा है।